Hello everyone, welcome to Topper Vidyapeeth. In this video I am going to discuss about the total internal reflection phenomenon और इसकी क्या कंडीशंस होती हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ ये डेली लाइफ में यूज़ होता है फिनोमिना, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम में इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनता है उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, होती क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि लाइट जो है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द सेम मीडियम। तो होता क्या है, हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि डेंसर मीडियम में प्रेजेंट होता है। अगर पार्टिकल डेंसर मीडियम में प्रेजेंट है तो उससे ऑफ कोर्स रे निकलेंगी। रे डिफरेंट डायरेक्शन में निकलती हैं। जो रे नॉर्मल निकलेगी वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधी पास हो जाएगी इंटरफेस से। ये लाइन इंटरफेस होती है, आपको बताया गया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दूँ, ये यहाँ पे नॉर्मल बनेगा। अगर नॉर्मल से थोड़ा सा एंगल बढ़ा दूँ मैं नॉर्मल से, तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मैंने थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा लिया नॉर्मल से, तो लाइट और रिफ्लेक्ट करेगी। अगर मैं और एंगल बढ़ाऊंगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लाइट जो है वो सरफेस को ही, जो इंटरफेस है उसी को ट्रेस कर जाएगी, यानी बाहर नहीं निकलेगी ना ही अंदर जाएगी, बस अपने इंटरफेस को वो कवर कर लेगी। इस टाइम में जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसे ही लाइट इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है, लाइट बाहर जाने की जगह या इंटरफेस पे चलने की जगह रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं इस पॉइंट पे, तो हमें पता है स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है N1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जहाँ पे लाइट ऑलरेडी प्रेजेंट है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है हमारा 90 डिग्री, जब हमारा इंसिडेंट एंगल कितने का है, इंसिडेंट एंगल हमारे पास क्रिटिकल एंगल है दैट इज थीटा सी इक्वल टू N2 इंटू साइन 90, राइट। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, सो दिस बिकम्स 1। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीडियम जो सा है वो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 होता है हमारे पास। ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा साइन थीटा सी। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू निकालूँ तो आई कैन ऑल्सो राइट 1/NC। अगर यहाँ पे कोई और मीडियम है, N1 आएगा, सॉरी, अगर यहाँ पे कोई और मीडियम है, मान लो कि ग्लास प्रेजेंट है या फिर कोई और लेसर डेंसर रेयर मीडियम प्रेजेंट है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2/N1। N2 कौन सा मीडियम है, जो आपका बाहर वाला मीडियम है यानी जो रेयर होगा, और N1 कौन सा मीडियम होगा, जो डेंसर होगा। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या कंडीशन है, कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो इसकी दो कंडीशंस हैं कि लाइट को हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए जब भी लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो करना है, यानी फिनोमेना तभी शो होगा जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। अगर मान लो मेरे पास एक ग्लास मीडियम है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, बाहर अगर वाटर है 1.3 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तब भी ये फिनोमेना शो हो सकता है। पर अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में प्रेजेंट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, और हमारे पास बाहर का मटेरियल जो है वो ग्लास है, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है और वो इसमें जा रहा है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करेगा बल्कि रिफ्रैक्शन करेगा। तो पहली कंडीशन यही है कि लाइट शुड ऑलवेज पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और सेकंड कंडीशन ये है, जैसे हमने पढ़ा कि लाइट जो है वो तभी रिफ्लेक्ट कर रही थी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था रिफ्लेक्ट कर रही थी जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था। यानी दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? अगर डेफिनेशन आ जाए तो क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल एट विच the angle of refraction becomes 90 degree. Critical angle is angle of incidence at which the angle of refraction becomes 90 डिग्री, ठीक है।
डेफिनेशन के बाद अगर एग्जाम में क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है उसको ड्राइव कर देना, दैट इज इट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसकी क्या कंडीशन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। पहली एप्लीकेशन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड चमकता है, जो भी इसमें स्पार्कलिंग होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि जो उसमें फिनोमिना होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यानी अगर एक बार लाइट डायमंड के अंदर एंटर कर जाएगी तो बहुत ईजिली बाहर नहीं निकलती। इसका ये भी कंडीशन है कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। ठीक है, हमने किया था जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी जो लाइट है उसकी वेलोसिटी कम होगी और लाइट जो है उस मीडियम में उतने टाइम तक रहेगी। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम और उस जो लाइट है वो उस मीडियम में उतने टाइम तक रहेगी। यानी लाइट जो है जितना देर तक रहेगी उतनी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करेगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो डायमंड है वो स्पार्कल दिखता है। जो इसका क्रिटिकल एंगल है वो 24 डिग्री 0.3 मिनट होता है कुछ, क्योंकि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर से बहुत बार क्वेश्चन आता है। आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो चीज़ ट्रैवल करती है वो लाइट ट्रैवल करती है और लाइट की स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड से बहुत ज़्यादा है। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर एक बेटर ऑप्शन रहता है। अब होता क्या है, इट इज़ अ थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्लास्टिक का या फिर ग्लास का बना होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे इसमें कौन सा फिनोमेना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, तो बेसिकली इसमें 2 लेयर्स की हम बात करते हैं। एक और होता है क्लैडिंग होता है, ठीक है, जहाँ से एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो जो क्लैडिंग होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है और जो कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो लाइट जो है वो कोर के अंदर क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कोर है, कोर के अंदर लाइट क्या कर रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर रही है और ऐसे ही लाइट आगे ट्रेवल करती है। अब क्योंकि ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है ग्लास का या प्लास्टिक का बना होता है तो वो बहुत ईजिली ब्रेक हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग 3 लेयर्स लगाते हैं। पहली आउटर जैकेट होती है जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, दूसरी स्ट्रेंथन लेयर होती है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और तीसरी हमारे पास एक और कोटिंग होती है। तो इन 3 लेयर का पर्पस यही है कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ब्रेक ना हो, हम बहुत लार्ज डिस्टेंस तक लेके जाएं, क्योंकि एक्सपेंसिव भी पड़ता है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इसको प्रोटेक्ट करके रखना। यूज़ कहाँ होता है ऑप्टिकल फाइबर, ये यूज़ होता है ट्रांसमिटिंग, टेलीफोन, इंटरनेट, जो भी हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन होती है उन सब में यूज़ होता है। मेडिकल एंडोस्कोपी में यूज़ होता है। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक ऑप्टिकल फाइबर इंसर्ट किया जाता है जो कि बॉडी की इमेजेस क्लिक करता है और डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करता है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर सकें। नेक्स्ट मैकेनिकल इंस्पेक्शन में यूज़ होता है। दिस इज यूज बाय द इंजीनियर टू इंस्पेक्ट हार्ड टू रीच एरियाज पाइप फॉर फॉल्ट। ऐसा एरिया जहाँ तक इंजीनियर्स पहुंच नहीं पाते या जिनको पता नहीं लगता उनको हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पिक्चर क्लिक करके डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेकोरेशन ऑफ लाइटनिंग अप्लाइड फॉर द डेकोरेटिव पर्पस टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। जब दिवाली आती है या फेस्टिव सीजन आता है तो वहाँ पे भी हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। डिफेंस में यूज़ किया जाता है डाटा सिक्योरिटी के लिए, ताकि डाटा जो है वो लीक ना हो। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, थर्ड एप्लीकेशन है इसकी, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, नाम से पता लग रहा है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, यानी पूरा प्रिज्म जो है वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। अभी जो प्रिज्म है ये राइट एंगल होता है, यानी प्रिज्म के जो 3 एंगल होंगे उसमें से एक 90 डिग्री का होगा और 2 जो होंगे वो 45 डिग्री के होंगे। तो हम कह सकते हैं ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म होता है, ठीक है, विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड इट ऑल्सो यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लाइट को क्या करता है, बेंड करने का काम करता है या डिविएट करता है एट एंगल ऑफ 90 डिग्री और 180 डिग्री। इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो अराउंड होता है 42 डिग्री। अब करता क्या है, देखो लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है, मान लो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और यहाँ से हमने लाइट को इंसिडेंट किया। अब लाइट इस पॉइंट पे एंटर करेगी और यहाँ से 90 डिग्री सफ़र करेगी और यहाँ चली जाएगी। वैसे एक और लाइट आएगी, वो 90 डिग्री सफ़र करेगी और यहाँ चली जाएगी। अब ये लाइट फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये वाली यहाँ से निकलेगी, ये वाली यहाँ से निकलेगी। तो हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा नीचे था, ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी इमेज क्या बन गई, ऊपर बन गई है। तो 180 डिग्री का यहाँ पे क्या हो गया, रोटेशन हो गया है। वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास था, लाइट आई, बेंड हुई
90 डिग्री पे और यहाँ से बाहर निकल गई। वैसे ही लाइट यहाँ पे आई, बेंड हुई, 90 डिग्री से बाहर निकल गई। तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था, पी क्यू ऐसे था। अब इमेज कैसी बन रही है उसकी, पी डैश क्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये 180 डिग्री की रोटेशन कर देता है इमेजेस में। हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ करते हैं पेरिस्कोप में, बायनॉकुलर्स में और फिशी लेंस में। अब पेरिस्कोप में कैसे यूज़ होता है, एक प्रिज्म हमारे पास ऊपर होता है, एक प्रिज्म यहाँ पे नीचे होता है। तो जो भी लाइट रेज आती हैं वो उस प्रिज्म पे पास करती हैं, वो प्रिज्म 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ पे जो भी लोग होते हैं जिनको डिटेक्ट करना होता है उनको ईजिली वो चीज़ दिख जाती है। तो ऐसा पेरिस्कोप पे यूज़ होता है। पेरिस्कोप कहाँ यूज़ होता है, सबमरीन्स में यूज़ होता है। सो ये 3 एप्लीकेशन थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बस एक ही क्वेश्चन बनता है, या तो क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन बनेगा या तो व्हाट इज मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, लास्ट ईयर भी आई थिंक एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है वो खुद ही 3 या 4 मार्क्स का टॉपिक आ जाता है आपके एग्जाम में।